गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं ज्ञानेंद्र मलिक आप सभी फ्यूचर्स टीचर्स का स्वागत करता हूं आपके अपने टीजीटी पीजीटी रिजल्ट गुरु चैनल पे। साथियों, हम दोबारा से आ चुके हैं और दोबारा से अपने इस नए चैनल पे क्लास थर्ड हम शुरू भी कर चुके हैं। तीसरी क्लास पर आ गए हम। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, जो अपना पुराना चैनल हैक हुआ है, एक तो फाइट हमें उसके लिए लड़नी है। उसके लिए क्या करना है, आपने ट्विटर पे जाके हैशटैग स्पोर्ट रिजल्ट गुरु लिखना है भाई, और इसको डेली लिखते रहना है, इसको ट्रेंड कराते रहना है। अगर अपना वो पुराना चैनल वापस आ जाता है तो आपको कंप्लीट कंटेंट, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट कंटेंट जो हमने आपको दिया था, वो एक साथ सारी वीडियो आपके पास होंगी। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा वीडियोज के लिए, वहां से आप अपना कंटेंट दे सकते हैं। अगर फिर भी वापस नहीं आया तो इस चीज के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि आपका पूरा सिलेबस दोबारा से इस नए चैनल पर दोबारा से पूरा सिलेबस खड़ा कर देंगे। और हम कोशिश कर भी रहे हैं, लगातार क्लासेस चल भी रही हैं। इस पर थोड़ा सा आपका सहयोग भी चाहिएगा, क्योंकि जो पुराने विद्यार्थी थे या जो पुराने अध्यापक साथी हमसे जुड़ चुके थे, वो अब दोबारा से नहीं जुड़ पाए अभी तक सारे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जिसको नहीं पता चला अभी तक कि रिजल्ट गुरु टीचिंग टीम ने दोबारा से चैनल स्टार्ट कर दिया है, उन तक आपको अपनी इस वीडियो को पहुंचाना है, ताकि वो भी दोबारा जुड़ जाएं और कोई लॉस ना हो किसी भी टॉपिक का, या किसी भी हमारे टीचर साथी का कोई भी लॉस ना हो। जो हमने टारगेट लिया इस बार टीजीटी पीजीटी पार करने वाला, वो करना है। उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, चाहे क्लास कितनी भी लेनी पड़ जाए, हम दोबारा से लेंगे। सारी टीम टीचिंग की दोबारा से तैयार खड़ी है। जैसा आप जानते भी हैं, क्लासेज का जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से, जैसे पहले क्लास चलती थी सभी सब्जेक्ट की टीजीटी पीजीटी एग्जाम की जो पहले से क्लास चलती थी, वही दोबारा से आपके इस नए चैनल पर क्लास चलती है। सुबह 9 बजे से क्लास स्टार्ट कर देते हैं संजय सर। पहली क्लास जो आती है 9 बजे ज्योग्राफी, उसके बाद क्लास चलती रहेंगी, उसके बाद 10 बजे क्लास, उसके बाद 11 बजे, उसके बाद 12 बजे क्लास, 1 बजे, उसके बाद शाम को क्लास 8 बजे, 9 बजे, और लास्ट में जो अपनी क्लास होती है मैथमेटिक्स। तो हमने सारे क्वेश्चन कवर करने भाई। जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है वो सारे मैं भी कवर कराऊंगा, और बाकी पूरी टीचिंग टीम लगी हुई है दोबारा से सारा कंटेंट आपको देने के लिए। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप क्लास को शेयर करें। कोई भी ऐसा ना छूट जाए जिसको तैयारी करनी है और अपनी वीडियोस तक ना पहुंचे। आपको शेयर करना है वीडियो को सबके साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि सभी से सभी तक अपनी ये वीडियो चली जाए। ओके, तो अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया भाई, हम क्या कर रहे हैं, क्लास की शुरुआत में बेसिक कोई ना कोई टॉपिक बेसिक हम कर ही रहे हैं। आपके जो कमेंट आते हैं मैं कोशिश करता हूं उन्हीं को लेने की, पर आप कमेंट नहीं करते तो मैं अपनी तरफ से करवा देता हूं। तो आज के लिए जो अपना बेसिक टॉपिक करेंगे वो करेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, पहले 10 से 12 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो बाइनोमियल से डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो आपके कवर करा दूं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल सर होती क्या है, सबसे पहले तो ये कि बाइनोमियल में अगर 2 टर्म की पावर कुछ दे रखी है तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं। बाई यानी 2, जिसमें 2 टर्म की पावर दे रखी है उसको बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे हम a प्लस बी का होल क्यूब ओपन कर लेते थे, वो भी बाइनोमियल से होता था। अब क्या करने लगा, वो a प्लस बी की पावर मान लिया 50 दे दी या 250 दे दी, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम है। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात तो आती है सर, जब इसको ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होगा ये, इसमें आएगा NC0। NC0 क्या है, NC0 को कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट बोला जाता है। कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट NC0। NC0 से शुरू करेंगे। पहली टर्म क्या दे रखी है, a,
ए की पावर करेंगे इन दोनों का डिफरेंस n-0 और b की पावर करेंगे जो नीचे लिखा है 0, फिर nc1 दोनों का डिफरेंस a की पावर n-1, नीचे जो लिखा है वो b की पावर। ऐसे ही करते रहेंगे भाई, और लास्ट में कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे। जब आप यहां आए तो a की पावर 1, b की पावर n-1, और लास्ट जब आपने लिखा ncn ये बन जाएगा a पावर 0 b पावर n। ठीक है, हमने क्या किया, 0 से शुरू किया है c के नीचे लिखना, और कहां तक गए हैं, n तक गए। सर जब 0 से मान लिया हम 0 से 2 गए तो टोटल टर्म कितनी आई, 0 1 2 3 टर्म। 0 से 4 गए टोटल टर्म कितनी आएंगी, 5। अब 0 से n गए हैं तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल जो टर्म आएंगी आपकी, कुल जो संख्या आएंगी, टोटल टर्म जो आएंगी वो कितनी आएंगी, जो पावर दे रखी है उसमें एक ऐड कर दो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, सब कई बार पैराग्राफ में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें टोटल टर्म कितनी आएंगी, तो पावर में एक ऐड कर दो यानी 51। कब, जब बाइनोमियल दे रखा है, ध्यान रखना जब बाइनोमियल दे रखा है तब। ओके, अब सर इसको हर बार इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, इसके लिए एक जनरल टर्म लिखते हैं। टर्म कितनी आएंगी, एक ज्यादा आएगी तो यहां r+1 लिखते हैं। यहां समेशन r फ्रॉम 0 to n ncr, और जो पहला है वो इन दोनों का डिफरेंस और जो दूसरा है वो r नीचे। जानते हैं इस बात को, बिल्कुल जानते हैं सर। अगर मान लिया आपसे वो पूछ ले इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को पढ़ते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। मान लिया इसी के अंदर वो आपसे पूछ लेता कि आप 14th टर्म बताओ कितनी आएगी, तो इसको 14 बनाना है, इसको 14 बनाना है, और इसको 14 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, r को 13 पुट कर देंगे। r को 13 पुट, सही है। r को 13 कहा, पूरे क्वेश्चन में, यानी nc13 a n-13 और b 13। और ये जो 14th टर्म आपने निकलवाई है ना, ये 14th टर्म है फ्रॉम स्टार्टिंग, यानी शुरुआत से जो 14th टर्म आएगी वो आएगी ये। क्वेश्चन में दो तरह से पूछ सकता है, ये तो आपने पूछ लिया 14th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। अब दूसरा क्वेश्चन मान लेता, आपसे पूछ लेता 14th टर्म फ्रॉम एंड, यानी ये तो आपसे पूछा है कि जब आप आगे से टर्म को काउंट करते गए तो जो 14th टर्म आई है वो बता दो। अब अगर वो बोल दे कि अगर पीछे से टर्म को काउंट करना है तो 14th टर्म क्या होगी, तब भी अध्यापक साथियों क्या करेंगे, r को तब भी 13 या 13 पुट करेंगे, तो उसमें भी क्या आएगा, यहां तक सेम आएगा nc13, बट यहां आकर चेंज हो जाएगा। जब आप आगे से टर्म निकाल रहे हैं तो आपको जो पहला नंबर लिखा है a+b में, जो पहला है उसमें डिफरेंस लिखना है, और जब पीछे से टर्म निकालो तो क्या करो, जो a की पावर है वो b की पावर बना दो, और जो b की पावर है वो a की पावर बना दो। ये आ जाएगी 14th टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। ये नहीं करना है कि सर r को n+1 - r ना, अगर आगे से संख्या निकालनी है तो सीधा जो जनरल टर्म है अपनी, a में डिफरेंस b में एज इट इज, और अगर पीछे से निकालनी है तो जो a की पावर है वो b की पावर कर दो, और जो b की पावर है वो a की पावर कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे से 10वीं संख्या, पीछे से 10वीं संख्या, दोनों एक ही तरह से निकलेंगी, बस इनकी पावर आपस में क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है, आपस में पावर को बदल देना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको जरूर समझ आया होगा, बताएंगे जरूर समझ आया आपको ये। आगे बढ़े, आगे चलते हैं, इसी में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि a+b की पावर n को हम लिख देंगे समेशन फ्रॉम r 0 to n ncr, a की पावर n-r और b की पावर r। ये है, अगर इसमें rth टर्म, दोबारा से लिख देता हूं मैं, अगर इसमें मान लिया mth टर्म निकालनी है आपने, mth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरुआत से mth संख्या कौन सी होगी, फ्रॉम स्टार्टिंग,
तो वो आएगी टी एम। उसके लिए आप क्या पुट करोगे आर को, m-1, यानी आ जाएगा n सी m-1। हाँ सर, जो यहां निकालना उससे कम पुट करते हैं, बिल्कुल। a की पावर कितनी आएगी, n में से m-1 सब्ट्रैक्ट करेंगे सर। ओके, b की पावर कितनी आएगी, जो नीचे दे रखा है भाई। डन। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे mth टर्म फ्रॉम एंड या लास्ट से पूछ लेता, क्या आएगी, तो अब भी क्या लिखोगे आप, अब भी आप टी एम ही लिखोगे। अब भी आपका आर कितना रहेगा, m-1 ही रहेगा। बट यहां आके चेंज, जो b की पावर है वो a की पावर हो जाएगी, और जो a की पावर थी वो b की पावर हो जाएगी। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डन। कर पाएंगे इस बात को, मुझे उम्मीद है पक्का आपको ये समझ आ रहा होगा। गलती नहीं करनी है, ए और बी को ही चेंज करना है बस, बाकी कुछ भी नहीं। डन। ओके ओके सर, आगे चलते हैं। अब अगर NC0 को अगर हम a प्लस बी पावर n को, एक बार फिर से मैं दोबारा लिखता हूं, r फ्रॉम 0 टू n NCR a पावर n-r br लिखते हैं, तो सर इसमें ये जो है इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट। कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट। अब कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट की वैल्यू, NCR की वैल्यू हाईएस्ट कब आएगी या मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, हाईएस्ट वैल्यू कब आएगी या मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, ये सोचते हैं। मैक्सिमम वैल्यू या ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए n पर डिपेंड करते हैं हम। अगर n इवन है, ध्यान से सुनना, अगर n इवन है तो r क्या लिखोगे, r को लिखोगे डायरेक्ट n/2, यानी NCn/2 मैक्सिमम बनेगा, इससे ज्यादा वैल्यू कोई नहीं देगा। ओके। दूसरा, अगर आपका n ही ओड हो जाए तो क्या करें, n ही अगर ओड हो जाए तो r को आप या तो n-1/2 पुट कर दो या r को n+1/2 पुट कर दो, यानी उस केस में हाईएस्ट कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट क्या बनेगा, NCn-1/2 या NCn+1/2, दोनों आंसर, दोनों सेम आंसर देंगे, या NCn+1/2। ठीक है, तो ये भी आपको यहां से ध्यान रखना है कि जब भी मैक्सिमम सी को पूछा जाएगा, जब भी वो मैक्सिमम सी पूछे तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप एन को चेक करोगे। एन इवन है तो उसका हाफ कर दोगे, एन इवन नहीं है तो उसमें एक ऐड करके हाफ करो या एक सब्ट्रैक्ट करके हाफ करो। डन। समझ आ गया होगा ये। चलिए एक और नई बात सीखते हैं इसमें कि सर अगर a प्लस बी की पावर n है तो आपने बताया कि इसमें जो कुल संख्या आएंगी, टोटल टर्म जो आएंगी वो आएंगी n+1। अगर मान लिया बाइनोमियल ना दे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की पावर n दे दे, अगर ये दे दे, अब पूछ ले टोटल टर्म कितनी आएंगी, कुल संख्या कितनी आएंगी, तो क्या करें, तो इसके लिए आप समझते हैं। देखो जब भी वो बाइनोमियल दे दे, जब भी वो बाइनोमियल दे दे तो आपको बस क्या करना है, डायरेक्ट पावर में एक ऐड कर दो। बाइनोमियल देगा तो डायरेक्ट पावर में एक ऐड करना है। ओके। अगर वो बाइनोमियल नहीं दे तो अंदर काउंट करो कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 है सर। इसका मतलब इसको मान लो कि सर k की वैल्यू 5 आ गई। फिर टोटल टर्म का एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है, n प्लस k-1 c k-1। जैसे मान लेते हैं इसकी पावर को, इसकी पावर तो चलो n है, हमें सोल्व करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये आ जाए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस m पावर 7, और आपसे पूछ ले कुल संख्या या टोटल टर्म कितनी आएंगी,
तो क्या करना है साथियों, आपने अंदर वाली संख्याओं को काउंट करो कितनी है। आपने कहा सर 1 2 3 4, 4 हैं, तो 4 में से एक कम करना है, कितना आ गया 3। तो 3 को ऊपर वाले नंबर में ऐड करो, 7 + 3 C3, यानी 10C3 को सोल्व कर दो बस। 10 × 9 × 8 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1। 3 से 3, 2 से 5, कितना आ गया 8 पंजे 40 तिया 120, यानी कुल जो इसमें संख्याएं आएंगी वो कितनी आएंगी, 120 संख्या आएंगी। ठीक है, तो जब भी वो बाइनोमियल नहीं देगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने, अगर वो बाइनोमियल दे दे तो डायरेक्ट ही हमने क्या करना है, पावर में एक ऐड कर देना है। अगर वो बाइनोमियल नहीं दे तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। टोटल टर्म उसकी काउंट करेंगे कितनी बनेंगी, और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके उसमें पुट करते रहेंगे। डन, ओके। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है यहां से। दूसरा हमने जो मैक्सिमम वैल्यू वाला किया है ये, और फिर आप इसको भी देख लेंगे कि भाई nth टर्म स्टार्टिंग से और एंड से कैसे निकलेगी, और ये आपको मैंने बाइनोमियल करके ही बताया। डन, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको जरूर समझ आया होगा। कोई भी अगर डाउट रहे आपको तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, फिर भी डाउट आए कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, जो नए साथी जुड़े हैं उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम बड़े अच्छे लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको लेवल मेंटेन करके दिखाऊंगा। बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे। जो हमसे लंबे टाइम से जुड़े हैं वो हमें जान भी रहे हैं कि हम टारगेट करते हैं अपने एग्जाम को, टू द पॉइंट खेलते हैं हम। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी पर अपना ज्यादा से ज्यादा काम रहता है। क्वेश्चन आसान आए या मुश्किल, क्लास में हम करते हैं, क्लास में हम सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको क्लास में परेशान कर सकता हूं मुश्किल क्वेश्चन देके, बट अगर आप यहां परेशान हो गए तो आपको एग्जाम में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल को भी आपने जरूर ज्वाइन करना है। अगर अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो यहां यही इस टाइम में यही अपने को लिंक करके रखा है, इसी ने अपने को जोड़ के रखा है। यही से जो जितने बच्चे जुड़ पाए हैं, ये जितने अध्यापक साथी जुड़ पाए हैं, क्योंकि वो टेलीग्राम पे थे। और टेलीग्राम पे अगर आप हो गए तो जो भी नई नई अपडेट आएंगी वो सारी आप तक पहुंचती रहेंगी। तो इसको भी जरूर साथियों, इसको भी ज्वाइन करना है आपने। चलिए क्वेश्चनों पर आते हैं। ये लीजिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निकालेंगे इसका आंसर क्या आएगा। देखें एक बार क्वेश्चन को, ध्यान से समझें क्वेश्चन को। पहले क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन दे रखा है इसने, समीशन फ्रॉम I 0 to M 10I ओके इंटू 20MI ओके, इसको सोल्व करना है। ठीक है, ठीक है। आपसे पूछा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ये आपसे पूछा भाई। ठीक है, सोचो एक बार इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाली है, फिर करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। आपने वही टारगेट रखना है अपना, 50 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, 50 सेकंड का टारगेट ही लेकर क्वेश्चन में चलना है। ठीक है, तो करेंगे ट्राई, एक बार करें इसको सोल्व। पहले अगर सर इसको ओपन करने जाएं तो कुछ ऐसे लिखेंगे। देखो मान लिया आई को 0 पुट किया तो कितना आएगा, ये आएगा सर 10C0 इंटू 20M ओके। फिर समीशन का मतलब होता है बीच में प्लस का साइन। अब 1 पुट करोगे तो कितना आएगा 10 और यहां 20M-1 ओके। एक और चलते हैं आगे। अब इसका मतलब सर 2 पुट करेंगे तो यह आएगा 10 और यहां कितना बन जाएगा 20M-2 ओके सर। ऐसे ही
चलते रहेंगे और लास्ट में जब m पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10m और यहां 20। ये जो 10 लिख रखा है ना, इसका मतलब है 10C0, और जो ये 20m लिख रखा है इसका मतलब है 20cm। यानी 10 में से 0 को सिलेक्ट किया, ओके, 20 में से m को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल 30 थे, 30 में से कितने को सिलेक्ट किया है, m को सिलेक्ट किया है। ध्यान से समझो इस बात को, इस बात पर ध्यान दो। देखिए क्या कहा इसने कि सर 10 में से अगले पर जाए तो 10 में से 1 और 20 में से m-1, यानी दोनों को ऐड करोगे तो फिर से क्या है कि सर 30 में से m को सेलेक्ट किया है, ठीक है, ओके। अब इस पर आते हैं, इस पर समझते हैं। फिर वही बात है सर, फिर वही बात है। इसका मतलब सभी में क्या लिख रखा है कि आपको 30 में से m सेलेक्ट करने हैं, 30 में से m सेलेक्ट करने हैं, 30 में से m सेलेक्ट करने हैं। अब आपसे पूछा कि m की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, m को क्या पुट करें कि ये मैक्सिमम दे। अभी अभी तो की हमने कि अगर NCR को मैक्सिमम बनाना है तो R को क्या पुट करेंगे सर, R तो n पर डिपेंड है, हाँ, n अगर इवन है तो R n/2 और n अगर ओड है तो R n-1/2, बिल्कुल। तो इसमें n कितना है 30। तो m को, इसको मैक्सिमम बनने के लिए m को कितना पुट करना पड़ेगा, m को पुट करना पड़ेगा आपको 15, m को पुट करना पड़ेगा 15। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए, करिए इसको ट्राई एक बार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन। अब देखो लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट में क्या दे रखी है, n टेंड्स टू इंफिनिटी। फिर मैं एक बार इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि जब भी लिमिट में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी आ जाए तो हम x की डिग्री चेक करते हैं, नीचे भी x की डिग्री चेक करते हैं। अगर ऊपर और नीचे डिग्री सेम आ जाए, जैसे ऊपर भी x की पावर n है, नीचे भी x की पावर n है, या और अच्छे से लिखते हैं, हम क्या करेंगे, x की डिग्री चेक करेंगे। मान लेते हैं ऊपर x की पावर ni और नीचे x की पावर mi, ठीक है। अगर और इनके कोफिशिएंट मान लेते हैं कि सर इसका कोफिशिएंट a, इसका कोफिशिएंट b। अगर भाई अगर n और m दोनों इक्वल हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, a/b। और अगर n यानी ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा हो गई तो इसका आंसर आएगा इंफिनिटी, और अगर नीचे वाले की डिग्री ज्यादा हो गई तो इसका आंसर आएगा 0। क्या ध्यान रखना है कि सर अगर ऐसा आ जाए तो ऊपर वाले और नीचे वाले की डिग्री, जब लिमिट इंफिनिटी है तो ऊपर वाले और नीचे वाले की डिग्री चेक की जाएगी। अगर दोनों की डिग्री सेम है तो आंसर आएगा हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट अपॉन हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, पहली बात। अगर ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है तो आंसर आएगा इंफिनिटी, क्योंकि ऊपर x ज्यादा बचेगा, उसकी जगह लिमिट पुट करनी है, ओके। अब नीचे
नीचे वाले की डिग्री ज्यादा है तो क्या करेंगे, नीचे इंफिनिटी बनेगा और 1/इंफिनिटी 0। तो एक तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है जब भी लिमिट इंफिनिटी आए। दूसरा क्या ध्यान रखना है आपने, कई बार ऐसे क्वेश्चन देगा, जैसे इसमें ये दे रखा, जैसे यहां ले लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू या n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 2 + 3 अप टू n डिवाइड में n²। इससे सोल्व करवाता हूं मैं आपको। देखो यहां आप अगर ध्यान से देखें तो आप डिग्री चेक नहीं कर पा रहे। आप इसको देखकर नहीं कह सकते कि सर इसकी डिग्री n होगी, क्योंकि ये क्या ऊपर वाला सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और इसका फॉर्मूला तो क्या होता है n × n + 1/2, और डिवाइड में क्या है n²। बताइए सही है। अब n से मल्टीप्लाई करेगा तो n² देगा, इसका मतलब n² के ऊपर भी क्या बन गया n² + 1, नीचे भी क्या बन गया 2n²। डिग्री सेम है, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, तो आंसर कितना आ गया 1/2। बट सर क्या हर बार ऐसे सोल्व करेंगे, नहीं करेंगे। तो क्या करें, देखने प्रूफ मैंने दे दिया है, डायरेक्ट कैसे करेंगे उस पर आते हैं। आपको क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ऊपर वाले n की, जो लास्ट में n है, और नीचे वाले n की पावर का डिफरेंस देखो कितना है। अगर पावर का डिफरेंस 1 है तो इसका मतलब आंसर आएगा। पावर का डिफरेंस 1 है तो आंसर आएगा। और क्या आंसर आएगा, ऊपर वाले का कोफिशिएंट, इस n का कोफिशिएंट, नीचे वाले n की डिग्री, यानी n का कोफिशिएंट कितना 1, n नीचे वाले n की डिग्री कितनी है 2, आंसर आ गया डायरेक्ट 1/2। अगर डिफरेंस 1 है तो आंसर आएगा ऊपर वाले का कोफिशिएंट, नीचे वाले की डिग्री। अगर डिफरेंस 1 से ज्यादा है, अगर 1 से ज्यादा डिफरेंस है तो नीचे क्या बन जाएगा इंफिनिटी, आंसर 0। और अगर डिफरेंस 1 से कम है तो ऊपर बन जाएगा इंफिनिटी, आंसर इंफिनिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी डिफरेंस 1 होगा तो आंसर आएगा। तो सर इस क्वेश्चन में कैसे करें, अब इस क्वेश्चन में क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं, चलिए अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। पहले क्या लिख रखा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसमें 1/5 को अलग ही निकाल लेते हैं। अब अंदर देखो भाई, ये लिखा है 1² 2² अप टू n², और डिवाइड में लिखा है n³। ठीक है, ओके सर। अब अगले पे आते हैं, अगले में भी क्या करते हैं 4/3 को तो अलग ही निकालते हैं सर। लो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये है 1³ 2³ अप टू n³, और डिवाइड में n4। ओके, फिर प्लस में लिखते हैं, ये कितना है, ये तो हमने अभी सोल्व किया है सर, n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 2 अप टू n डिवाइड बाय n²। देखो अब देखना ध्यान से, अब इस रिजल्ट को उड़ा रहे हैं हम, यहां 2 यहां 3, कितने का डिफरेंस 1 का। 1 का डिफरेंस है तो क्या होगा, ऊपर वाले का कोफिशिएंट 1, नीचे वाले की डिग्री 3। 1/5 पहले है ही, तो पहले वाले का आंसर आ गया ये। डायरेक्ट ही सोल्व करना है, कोई भी समीशन अप्लाई नहीं करना है। यहां आओ सर, 4/3 तो दे ही रखा है, लिख लेते हैं। यहां डिग्री 3, यहां डिग्री 4, डिफरेंस 1 का, तो ऊपर वाले का कोफिशिएंट तो 1 है सर, नीचे वाले की डिग्री कितनी है 4 4 4 4, समझ रहे होंगे बिल्कुल। और लास्ट में तो कितना दे रखा है 1/2। बस इसको सोल्व कर देते हैं, 4 से 4 कैंसिल हुआ। ओके, एलसीएम 15 ले लें, 15, चलो सोल्व कर लेते हैं सर। ये कितना आया 1/15, ये कितना आया 1/3। पहले इनको सोल्व कर लेते हैं, फिर 1/2 को कर लेंगे। तो ये कितना आएगा, एलसीएम आया 15, 5 + 1 6, 6/15 प्लस 1/2, या ये आ जाएगा कितना 10 and 5, या और आसान करते हैं 3 से 5 पर कट कर देते हैं, यानी 6 और 5, क्या कह रहे हो सर, ओके ये आएगा। तो एलसीएम कितना ले लेते हैं, अब हमें अच्छा 3 से कट किया तो ऊपर 2 आएगा, नीचे 5, ठीक है। 2 से 2 4 और 5 9, डिवाइड में 10, बिल्कुल। तो जो सम आया इन सभी का वो कितना आ गया 9/10। ये समझाने में लगा इतना टाइम, आपको सोल्व करना ही नहीं पेपर में, तो डायरेक्ट देखना है डिग्री 2 और 3, ओके 1/3।
डिग्री 3 और 4 1/4, 1 और 2 1/2, आंसर आ गया। बस उसको डायरेक्ट यहां से ऐड करना है और आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा होगा आपको भाई। उम्मीद करता हूं बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे आप ऐसे कॉन्सेप्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करें एक बार क्वेश्चन को ट्राई। इस बार एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो हम पहले भी क्लास में कर चुके हैं, सेम स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया। और बार बार ऐसे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं, तो ध्यान रखना आपने। जो भी मार्केट में क्वेश्चन आते रहें, जो भी टेक्निकल मैथ से क्वेश्चन आते रहें, वो सारे लगाने हैं आपने। और वो सारे कौन लगवाएगा? मैं आपके लिए यहां लेकर आऊंगा, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान। ओके, इफ द रेशो ऑफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू एपी, अच्छा एक दो एपी हैं, उनकी सम की रेशो दे रखी है। एक को S1 SN मान लेते हैं, एक को SN डैश मान लेते हैं। कितनी दे रखी है? 5n+3 डिवाइड में 3n+4। ओके, और आपसे पूछिए 17th टर्म की रेशो बतानी है। देखो मैंने आपको बताया, जब भी सम दे रखा है और उसको टर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस वाले n को क्या पुट कर दो? 2n-1, 2n-1। सर ये n डैश कौन सा होता है? ये जो क्वेश्चन में दे रखा है। 17th टर्म निकालनी है तो n-17, 15th टर्म निकालनी है तो n-15, जो भी पूछ रखा है वो बन जाता ही। इसका मतलब इस क्वेश्चन को अगर टर्म में कन्वर्ट करना है, हमें टर्म की रेशो निकालनी है, तो n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? n की जगह पुट करना पड़ेगा आपको 2 × 17-1, 33। तो सर n की जगह 33 पुट कर देते हैं, लो 33 + 5, ये डायरेक्ट संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। योग को संख्या में डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं इससे। और नीचे कितना? 3 × 33 + 4, तो ये कितना आएगा? 15 और 1 16, 165 + 5 170, यही बनेगा। अच्छा नहीं, 3 दे रखा है, 3 दे रखा, 5 नहीं 3। ओके 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 ओके, 3 दे रखा है, नीचे 4 दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा? 165 + 3 168 डिवाइड में कितना आएगा? 99 + 4 103। तो जो रेशो आएगी संख्याओं की वो कितनी आएगी? 168:103, 168:103 आपका सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी सम से टर्म में जाना है तो इसे कन्वर्ट करेंगे। अगर उल्टा हो जाता सर, अगर टर्म से सम में जाना होता तो तब n को क्या लिखोगे? n+1/2, तब आप ये लिखोगे। तो दोनों याद रखने, या तो सम से टर्म में पूछेगा या टर्म से सम में पूछेगा। ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये रहा स्क्रीन पे, सोचे एक बार इसको। इफ ax² + bx + c, ओके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, +bx + c, और ये भी बोल दिया उसने कि जो abc हैं वो रियल हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ने कहा है हैज नो रियल जीरो, यानी इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। ओके, एंड इफ c इज लेस देन 0, और c लेस देन 0 है, तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है।
डन भाई। अब आपको यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। चलिए सर चेक करते हैं, देखते हैं। सी क्या होता है, सी की बात बताता हूं मैं पहले तो। सी होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन से, मूल बिंदु से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो सी है। सी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब डायग्राम ओरिजिन से ऊपर है, सी अगर नेगेटिव है इसका मतलब डायग्राम ओरिजिन से नीचे है। पहली बात। ओके, दूसरी बात पे आते हैं। उसने कहा कि इसके रियल रूट नहीं है, रियल जीरोज नहीं है। इसका मतलब सर दो डायग्राम बनेंगे, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। क्यों? क्योंकि जब रियल जीरोज नहीं होते तो वो डायग्राम एक्स एक्सिस को ना तो टच करता है ना ही कट करता है, और टच और कट नहीं करेगा तो इसका मतलब ऐसा डायग्राम बनेगा। तो देखो उसने कहा है सी नेगेटिव है, सी नेगेटिव, यहां तो सर सी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो डायग्राम बनेगा ही नहीं। तो इस इक्वेशन का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनने वाला है, क्योंकि इसी केस में तो सी नेगेटिव है। ध्यान से समझो इस बात को, सी जीरो से छोटा है। और जब डायग्राम ऐसे बनता है इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ये जब डायग्राम नीचे बनता है तो इसका मतलब होता है उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है ए वो भी नेगेटिव है। तो ऑप्शन में जाओ, लीडिंग कोफिशिएंट ए क्या होगा, नेगेटिव। क्या ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो आएगा? ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो वन के नहीं आ सकता। क्यों सर? ये कब आएगा? जब आप एक्स को वन पुट करोगे। आपने एक्स को वन पुट किया इसका मतलब आप यहां हैं, डायग्राम अभी भी नीचे है तो ये भी नेगेटिव आएगा। ए पॉजिटिव नहीं, तो आंसर क्या बन जाएगा? बिल्कुल। तो जो सही जवाब रहेगा क्वेश्चन का वो कितना बनेगा अपना? ऑप्शन ए, ए इज लेस देन जीरो। डन। तो क्वाड्रेटिक की डायग्राम, हाँ मैं दोबारा से करा दूंगा, कोई नहीं। तो इन डायग्राम्स का आपने ध्यान रखना है। डन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये देखिए क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पे। सोचे क्वेश्चन को, समझो क्वेश्चन को। इसमें z गिवन है और आपसे वैल्यू पूछ ली उसने। ओके, z की वैल्यू दी है, मैं लिखता हूं तब तक आप निकालो क्वेश्चन को। इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं आपके लिए। z दिया सर इसने 4 प्लस आयोटा रूट 7 और हमसे वैल्यू पूछी है फाइंड z क्यूब माइनस 4z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 91। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। क्या होगी? करो ट्राई एक बार। देखो अगर आप डायरेक्ट इस वैल्यू को इसमें पुट करने चले गए तो सच में ये भारी काम है। ये क्वेश्चन सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा, होली से दिवाली हो जाएगी, क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आपने इसको हल्का सा यही मॉडिफाई कर लिया, जैसे कि सर z माइनस 4 को इधर ले आते हैं और आयोटा रूट 7 को इधर ही स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर क्यों किया? ताकि आयोटा खत्म हो जाए। तो ये बना z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 16 इज इक्वल टू माइनस 7, और वी कैन से दैट z स्क्वायर इज माइनस 8z इज प्लस 23 इज इक्वल टू 0। डन। इसका मतलब अपने पास z की एक रिलेशन आ गई। कैसी रिलेशन? कि सर अगर z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23 दे रखा है कहीं, तो उसकी जगह हम 0 लिख सकते हैं। उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 0। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे? अपनी तरफ से z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23 बनाएंगे और उसकी जगह 0 पुट करते रहेंगे। कैसे? देखना ऐसे, अगर इसमें मैं z कॉमन ले लूं और कॉमन लेके आपने डायरेक्ट ये लिख देना जिसकी वैल्यू 0 लिखनी है आप, ये लो सर। अब वो चेक करते हैं जो हमने एक्स्ट्रा किया। देखो जैसे z की z से मल्टीप्लाई की z क्यूब अपने पास आई,
जेड की -8z से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बना, -8z²। अपने पास था -4z², तो इसका मतलब सर +4z² ऐड करना पड़ेगा। सोचो सोचो सोचो, क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हम। हमने ले लिया -8z², अपने पास था -4z², तो +4z² दे दिया उसको ताकि ऐड इक्वल हो जाए। ओके, अब यहां आए, z 23 से मल्टीप्लाई करेगा तो अपने पास 23z आ गया, बट था -9z। इसका मतलब क्या करें सर, -32z करना पड़ेगा, तभी वो इसके इक्वल बनेगा 9z के। डन। और +91 तो अपने पास है ही, वो तो गिवन है। बस अब क्या, अब लो सर, ये तो गया ना 0, यानी ये तो उड़ गया। अब बचा ये, इसको सोल्व करना है। इसमें भी इसके जैसा बनाओ इसको। सर इसके जैसा बनाने के लिए तो 4 कॉमन ले लें, z² तो बनी गया, बाकी सेम शेप देते हैं, करते हैं। 4 कॉमन लिया, अंदर ये लिखना फिर से आपने, z² -8z + 23। अब देख लेंगे क्या बचा है, क्या कुछ एक्स्ट्रा बचा है या नहीं। 4z² था सर अपने पास, -32z था सर अपने पास, प्लस 92 बना है। अपने पास कितना है, 91, यानी एक हमने ज्यादा ले लिया, तो एक माइनस करना पड़ेगा। सोचो, हाँ। अब सर इसकी वैल्यू तो फिर से 0, तो बचा कितना, -1, यानी आंसर कितना आ गया अपना, -1। इसी को तो सोल्व कर रहे थे हम, ठीक है। तो जो सही जवाब बनेगा वो कितना बन जाएगा, -1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये रहा, स्क्रीन पे देखें क्वेश्चन को। कोशिश करो कि जल्दी जल्दी आप आंसर निकालें। आंसर निकालना है, लेट नहीं करना है। आंसर में क्वेश्चन के आंसर को निकालना ही पड़ेगा। ट्राई करो जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर आपसे निकले। क्या दिया इसने, पहले तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको बतानी है भाई, ठीक है। फॉर विच द इक्वेशन, ये इक्वेशन है जो हैज रूट ऑफ अपोजिट साइन। ओके, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये लिखते हैं यहां पर, ये सर 3x² + 2x इंटू k² + 1 प्लस k² -3k + 2 इज इक्वल टू 0। इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो अपोजिट साइन के हैं, यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। हो सकता है इक्वल हो सकता है अनइक्वल हो सकता है एक उसका रूट 7 आ जाए, दूसरा उसका रूट -9 आ जाए। हो सकता है सर एक इसका रूट 63 बन जाए, दूसरा -2 बन जाए। यानी सम करें तो प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। बट अगर आप प्रोडक्ट करें किसका, रूट का, अगर आप इसके रूट का प्रोडक्ट करें तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा। सोचो, क्योंकि सर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट, रूट का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो क्या होगा दोस्तों, ये होगा k² -3k + 2/3, ये <0। इसका मतलब क्या लिखेंगे, k² -3k + 2 <0। सर k की वैल्यू यहां से अगर निकालें तो एक -2 एक -1, यानी इसको लिखेंगे k -2 k -1 <0। अब इसके लिए क्या करते हैं, ये इनइक्वालिटी आ गई, नंबर लाइन पे जाएंगे, यहां 2 आएगा यहां 1। अगर किसी को लगे कि सर मेरा ये बेसिक क्लियर नहीं है, इनइक्वालिटी मुझसे नहीं हो रही, तो सुबह डिफेंस एग्जाम रिजल्ट गुरु चैनल सर्च करके सुबह 11 से 12 वाले क्लास में मैंने बेसिक इनइक्वालिटी कंप्लीट करा दी है।
आप वहां जाके देख सकते हैं, लोगरिथम वहां जाके देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख सकते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज वहां जाकर देख सकते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन। ठीक है, इंपोर्टेंट और जो लेवल वाले क्वेश्चन है वो हम यहाँ करते रहेंगे, बेसिक्स आप वहां से कर सकते हैं। ओके, तो ये कितना बनेगा सर, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, आंसर कितना आएगा 1 और 2 के बीच में, यानी k की वैल्यू क्या आई, k बिलोंग्स टू 1 to 2, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं आप सभी का भी ऑप्शन सी ही रहा होगा। तो जो सही जवाब आएगा क्वेश्चन का वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी, सी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये लीजिए, इसको समझिएगा एक बार, क्वेश्चन को जल्दी से निकालेंगे, इसका आंसर क्या होने वाला है। कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है, ZR दे रखा है आपको, ZR इज गिवन। चलिए एक बात बताते हैं आपको कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को सिस थीटा बोला जाता है, और इसी को e की पावर आयोटा थीटा भी लिखा जाता है। हाँ सर। दूसरा, अगर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आ जाए तो इसको सिस नेगेटिव थीटा बोला जाता है, और इसको लिखते हैं e की पावर माइनस आयोटा थीटा। अब सर अगर यहां आए, इस क्वेश्चन में आए, तो ZR कितना दे रखा है, ये दे रखा है कोस पाई बाय 2r, यानी ये एंगल है, प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2r, 2 पावर r। ठीक है सर। या सर इसको तो फिर e की पावर आयोटा पाई बाय 2r लिख सकते हैं। हाँ सर, हमें निकालना है Z1 Z2 Z3 अप टू मल्टीप्लाई करते रहो, तो Z1 कितना आएगा, Z1 Z2 Z3 अप टू इनफाइनाइट करोगे तो Z1 का मतलब है R को 1 पुट कर दो, R को 1 पुट किया तो कितना आ गया, पाई बाय 2 इंटू R को 2 पुट करो, e की पावर आयोटा पाई बाय 2 का स्क्वायर, फिर R को 3 पुट करो, e की पावर आयोटा पाई बाय 2 की पावर 3, ऐसे ही चलता रहेगा। जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है। इसका मतलब ये बन गया सर, e की पावर आयोटा पाई को कॉमन ले लें तो 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब अप टू चलता रहेगा। ये तो सर इनफाइनाइट जीपी आ गई। सोचो सोचो सोचो, इनफाइनाइट जीपी और इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 माइनस r, यानी 1/2/1 - 1/2 कैंसिल करके कितना आ गया, 1। तो पूरा क्वेश्चन क्या बच गया, ये बच गया e की पावर आयोटा पाई। दोबारा से सिस की फॉर्म में ओपन कर देते हैं सर, दोबारा से सिस की फॉर्म में ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। साइन पाई तो 0, कोस पाई, कोस ओड पाई नेगेटिव, कोस इवन पाई पॉजिटिव, तो आंसर कितना आया, -1। ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा। गलती नहीं करनी है, नहीं करनी है गलती, ध्यान से। वो आंसर आपका 1 भी आएगा, -1 भी, किसी ने तो आयोटा भी निकाला होगा, ध्यान से। तो आंसर क्या बनेगा इसका, -1। डन। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लीजिए, ये रहा स्क्रीन पे, देखें क्वेश्चन, देखें और समझें क्वेश्चन को ध्यान से। सर फिर से ये तो लिमिट का क्वेश्चन आ गया। सर लिमिट के क्वेश्चन में तो डिग्री चेक करते हैं। सर ऊपर वाले की डिग्री 2, नीचे वाले की डिग्री भी 2, सर इसका मतलब आंसर 1 आएगा। ये तो आंसर कितना देगा, 1 देगा, यानी 1 की पावर इन्फिनिटी है। कई बार तो लगेगा सर ये तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, और ये तो सर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ही नहीं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है।
नहीं है तो इसका मतलब लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, लगेगा, बट ये है लिमिट का क्वेश्चन। पहले क्या किया, डिग्री वाले कॉन्सेप्ट को लगा के इसको सोल्व किया, कितना बचा नीचे 1, कितना आ गया 1 पावर इंफिनिटी। और ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, जब एफ एक्स की पावर जी एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी में 1 पावर इंफिनिटी बन जाए, तो इसको सोल्व करने का क्या मेथड है, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी जो भी दे रखी है, एफ एक्स में से क्या करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटू जी एक्स। यही तो किया जाता है, याद है ना आपको। चलिए तो इसको भी ऐसा ही करते हैं, तो ये आ जाएगा सर ई की पावर में लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स। हाँ सर बिल्कुल यही होगा। क्या करें, एलसीएम लेते हैं सर, ले लेते हैं ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, एलसीएम लोगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2 इंटू एक्स। हाँ सर ये आ जाएगा ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, बचा कितना माइनस 2x प्लस 4x, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वेयर। ओके 1 माइनस 1 यानी माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2। दोस्तों फिर से वही कंडीशन बन गई, इस बार फिर से इंफिनिटी में क्वेश्चन है, या ऊपर डिग्री 2 नीचे डिग्री 2, तो आंसर कितना आएगा, ऊपर वाले का कोफिशिएंट डिवाइड में नीचे वाले का कोफिशिएंट यानी ए स्क्वेयर। तो फाइनल आंसर भी कितना रह जाएगा अपना ई स्क्वेयर। डन। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब आएगा वो भी कितना आएगा ई स्क्वेयर। तो ये लिमिट इन्फिनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कहीं भी यूज हो जाएगा, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में जबरदस्ती घुस जाता है, बट याद रखें जब भी उसकी लिमिट इन्फिनिटी है तो डिग्री वाला कंसेप्ट आप जरूर सोचें एक बार। इक्वल डिग्री आंसर आएगा, इक्वल डिग्री नहीं तो आंसर 0 या इंफिनिटी। ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा इंफिनिटी, नीचे वाले की डिग्री ज्यादा 0। तीन ही तो बात याद रखनी है, और ये 3 बात सारी लिमिट को उड़ा देंगी, नॉट ओनली लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी को भी। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना आप। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है आपकी, देखिए ए बी सी आर इन एपी में दे रखे हैं। ओके, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, देन द वैल्यू ऑफ एक्स बी माइनस सी, वाई सी माइनस ए एंड जेड ए माइनस बी, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए क्या होगी। ठीक है, करो ट्राई। जो पहले वाले अध्यापक साथी हमसे जुड़े हैं उनको तो आता है, ये मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवाया उनको। जो नए जुड़े हैं उनको अभी वो अब से उड़ाना शुरू कर देंगे। देखिए एपी जीपी एचपी के जितने भी क्वेश्चन आए, उसने कहा ए बी सी किसमें है, एपी में, तो कोई एक एपी मान लो, 1 2 3 मान ले सर। हाँ ये भी एपी है, इसका मतलब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। अच्छा तो फिर तो सर ऐसा ही करेंगे एक्स वाई जेड के साथ भी, जीपी है तो फिर से जीपी मान लेते हैं 1 2 और 4। हाँ मान लो। ओहो, फिर तो एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये, जेड की वैल्यू ये। हाँ 6 की 6 जो वेरिएबल थे उनकी वैल्यू आ गई अपने पास, पुट कर देते हैं बस। एक्स कितना आया 1, 1 की पावर बी माइनस सी माइनस 1, सोचो। y इज 2 पावर c माइनस a 2, 3 माइनस 1 2। ओके नेक्स्ट z इज 4 पावर a माइनस b 1 माइनस 2 माइनस 1।
यानी आ गया 4/4, कैंसिल किया तो 1। अच्छा, ऑप्शन बी आंसर आएगा, बी बी बी, ऑप्शन बी 1। और मुझे पक्का पता है, पक्का भरोसा है मुझे आप लोगों पे, सभी ने आंसर सही भी निकाला होगा। ऑप्शन बी ही आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आज भी मौसम ऐसा ही है, लाइट वाईफाई सभी प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसलिए ये क्लास चलाई है कि कल जैसे रह गए थे वैसे आज ना रह जाएं। तो क्लास हम लाइव नहीं ले पाए, उसके लिए माफी है, लेकिन कम से कम कंसेप्ट कुछ क्वेश्चन तो आए आपके पास, बस मौसम हमें परेशान कर रहा है। ठीक है, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके 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 ओके, तो आज की क्लास में हमने इतना ही करना था। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को शेयर जरूर करना है साथियों, आपसे बस यही उम्मीद है और यही आपसे हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आप शेयर कर रहे होंगे। आप इस कठिन समय में आप ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं और आपको ये शो करना है। हर जितने भी क्लास देखते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि सर हाँ मैं करता हूं सर शेयर, हाँ मैं करती हूं सर शेयर, और करना है। ये नहीं कि भाई उसने कर दिया मैंने नहीं किया, उसने किया उसने किया, आप सबने करना। कम से कम उन जगह तो जरूर फैलाओ इनको जहां आपके वो साथी जो हमसे पहले जुड़े थे वो दोबारा जुड़ जाएं और उनका लॉस ना हो कोई भी। और जो नए साथी जुड़े वो जरूर इसको ज्वाइन करें, क्योंकि जो पुराने साथी जो जुड़े हुए थे उन्हें पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप भी एक बार इसको ज्वाइन करके विजिट तो करो चैनल पे, आपको भी पता चल जाएगा कि ये कितना जरूरी है सर। ठीक है, तो जरूर विजिट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और कंटेंट काफी शेयर किया जाता है वहां पर। ठीक है, तो इसको जरूर ज्वाइन करना है। नए चैनल को सब्सक्राइब करें, ये प्रेस जरूर किया करो। कई बार आप बोलते हैं सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता, क्लास के बारे में पता नहीं चलता। एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करोगे तो उसमें 3 ऑप्शन बनेंगे, ऊपर वाले पे क्लिक कर दो, जितनी भी नई क्लास आएंगी उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। डन, एक ये काम भी आपको करना है। ठीक है, ओके, लाइक शेयर ये जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है, ताकि हम सभी अपने जो भी अध्यापक साथी हैं टीजीटी या पीजीटी, यूपी, एनवीएस, केवीएस, DSSS भी जो भी एग्जाम वो देना चाहते हैं वो अपने से दोबारा जुड़ जाएं। वो ढूंढ रहे हैं, जो सुबह क्लासेस चलती हैं उन पे उनकी कमेंट भी आते हैं सर शाम वाली क्लास चल रही है नहीं। मैं बताता हूं उनको, आप भी बताओ, शेयर करो सभी के साथ, जोड़ो सभी को। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। जो भी आपके फीडबैक हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी आपके डाउट हैं उनको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।